अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है। ये कि इंतहाई इंपॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाली केमिस्ट्री की जो नॉलेज है या बुक्स है या चैप्टर्स है उनमें जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से जो है ना हम प्रॉब्लम्स वगैरह रिजॉल्व करते हैं। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता दूं कि हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैटर की एक्सचेंज करते हैं, ख़रीद और फरोख्त करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसमें जो है ना जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं और उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हम इसकी जो है ना ख़रीद और फरोख्त करते हैं। क्वांटिटी के लिए, मास के लिए जो स्टैंडर्ड है हमारे पास किलोग्राम है। इस तरीके से हम अगर किसी सब्ज़ी वेजिटेबल्स वाले शॉप के ऊपर चल जाते हैं, वहाँ पे जो है ना वेजिटेबल ख़रीदते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमें 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, 3 kg दे दो। तो उस शॉपकीपर के पास जो है ना एक स्टैंडर्ड का ब्लॉक होता है, ठीक है, किलोग्राम केजी का। तो वो उसकी कंपैरिजन में उसके साथ उन पार्टिकुलर वेजिटेबल, फ्रूट या जो भी हो मैटर हो, उसकी जो अमाउंट है उसको कंपेयर करते हैं और उसकी कंपैरिजन में जो है ना फिर हमें वो देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मास के लिए जो यूनिट है या जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है। ये किलोग्राम जो है ना, ये कहा जाता है कि इंग्लैंड के लेबॉरेटरी में एलॉय का बना हुआ एक ब्लॉक है। और ये जब सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स को असाइन कर रहे थे साइंटिस्ट, ठीक है, तो उनमें जो है ना उस टाइम उस ब्लॉक को बनाया गया था और उसके ऊपर 1 kg लिखा था कि ये 1 kg का है। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एग्रीमेंट शो की कि बस ये 1 kg का है। इसका एब्सोल्यूट मास किसी को पता नहीं है, बस उसको कंसिडर ऐसा किया गया, उसको माना गया था कि ये 1 kg का है। तो बस फिर उसके जो है ना डिफरेंट कॉपीज़ बना लिए और सेम मास के, और फिर वो दुनिया भर में जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आज तक जो है ना दुनिया में वही किलोग्राम यूज़ होता है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, जहाँ भी जाओ तो किलोग्राम की जो मास होगी वो इक्वल्स होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जो मशहूर है, उसने एक एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी। ठीक है, एटम के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम उसने जो है ना थ्योरी प्रेजेंट की थी। तो उस ज़माने में फिर जब एटम के बारे में लोग जानने लगे, तो फिर उसके बाद लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगे कि एटम को हम किस तरीके से नापेंगे, मतलब एटम का वज़न हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसी टाइम में जो है ना कहा गया था कि एटम हमारे पास बहुत ही छोटा ज़र्रा होता है और इसको आम आंखों के साथ देखना ये नामुमकिन था। उस ज़माने में भी ये सोच था, कॉन्सेप्ट था। तो अगर एक चीज़ हम देख नहीं सकते तो उसका वज़न कैसे करेंगे। ये साइंटिस्ट के लिए इंतहाई टफ सिचुएशन थी और ये सीनरी जो है ना उसके लिए, साइंटिस्ट के लिए जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन उन्होंने जो है ना इसको इस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया कि इन्होंने सोचा कि साइंटिस्ट ने कि हम अगर एक एटम को स्टैंडर्ड ले और बाकी एटम्स की जो मासेस है उनकी कंपेयर में जो है ना हम इनको मालूम कर ले, तो ये हमारे पास अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से जो है ना इन्होंने फिर ये कॉन्सेप्ट डेवलप की और फिर इसी कॉन्सेप्ट को ये लोग फॉलो करने लगे और इसी के बेसिस पे बहुत सारे एलिमेंट और एटम्स के जो है ना एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, पहली फॉर द फर्स्ट टाइम जो इन्होंने एलिमेंट कंसिडर किया था कि हम इसको एज स्टैंडर्ड लेंगे वो था हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को वो किया था, स्टैंडर्ड माना गया था, इन्होंने मान लिया था। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसकी रिस्पेक्ट में बाकी जो एटम्स थे इनके एटॉमिक मासेस को वो कर देते लोग, फाइंड आउट कर देते। ठीक है, फिर क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास गैस के फॉर्म में होता है और इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, इनको हैंडल करना वो मुश्किल था। तो इसी वजह से फिर हाइड्रोजन को की बजाय इन्होंने ऑक्सीजन को वो किया, कंसिडर किया, ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर किया। लेकिन फिर ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस है, उसको भी वो क्या नाम है, उसको भी हैंडल करना मुश्किल था। फिर जो है ना आजकल के ज़माने में मॉडर्न जो रिसर्च चल रही है उसमें इन्होंने कार्बन 12 को सेलेक्ट किया कि कार्बन 12 हमारे पास स्टैंडर्ड एटम होना चाहिए और इसके रिस्पेक्ट में बाकी जितने भी एटम्स हैं इनका मास जो है ना वो फाइंड आउट करना चाहिए। कार्बन 12 को सेलेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि एक तो कार्बन 12 हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन 12 का मतलब है कि कार्बन की जो 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें से कार्बन जो है ना मोस्ट एबंडेंट है, कार्बन 12। ये उस ज़माने में कार्बन के आइसोटोप नहीं थे, लेकिन आज के जिस टाइम ये इसकी एज आ स्टैंडर्ड सिलेक्शन हो रही थी। ठीक है, फिर बाद में डिस्कवर हुए।
लेकिन आजकल जो है ना इसी कॉन्सेप्ट को कि कार्बन 12 हमारे पास वो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास हमने स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे पास एटम है इनके कंपैरिजन में इनके एटॉमिक मासेस को निकालते हैं, ठीक है। इनको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कार्बन 12 हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर आइसोटोप है, ठीक है। लेस रिएक्टिव भी नहीं है, मोर रिएक्टिव भी नहीं है, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी रखता है और सोलर स्टेट में भी पाया जाता है। तो इन खसूसियात और प्रॉपर्टीज़ की वजह से हाइड्रोजन को एज स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया, ठीक है। यहाँ पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसके ऊपर आते हैं। तो आई होप कि अभी तक जो है ना बैकग्राउंड आप लोगों की डेवलप हो गई है, डेफिनेशन अभी क्लियर हो जाएगी। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स के जो एवरेज मास होते हैं, एलिमेंट के एटमों के एवरेज मासेस जो होते हैं का उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद वन, उसको कंपेयर करते हैं, उनका मुआवजा करते हैं किस चीज़ के साथ, 1/12 यानी 12वां हिस्सा, 12वें हिस्से के साथ, 12वें हिस्से की मास के साथ ऑफ एन एटम, किसकी मास के साथ, कार्बन का एटम होगा, ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए 1/12 का मतलब ये है कि कार्बन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कार्बन का एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम है, इसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका जो ये एक पोर्शन है, एक पार्ट है, इसको 1/12 बोलते हैं। तो इस 1/12 का जो मास होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 1 AMU के, 1 एटॉमिक मास यूनिट के ये इक्वल होगा, ठीक है। इसी इसका जो मास होगा, ठीक है, ये 1/12 पार्ट का, तो इसका जो मास होगा उसको हम कंपेयर करेंगे एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के जो एटम होते हैं इनके जो मासेस होते हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे कि ये कितना है उसके रेस्पेक्ट में, तो वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्बन 12 है उसका अगर हम 12 पार्ट ले लें और उसकी मास को कंपेयर कर ले किस चीज़ के साथ, एटम्स के साथ, एटम्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो फिर हमारे पास जो मास निकल आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, रिलेटिव एटॉमिक मास की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास AR है, ठीक है, हम इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की जो है ना हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल में वैल्यूज गिवन है जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, ये एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है। और रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में यूनिट भी मेंशन नहीं है, तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस है एलिमेंट्स के। और देख इनको एटॉमिक मासेस भी हम बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए हम जो है ना इनको बोलते हैं एटॉमिक मासेस, ठीक है। वहाँ पे जो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दे आर कॉल्ड एटॉमिक मासेस, इनको हम एटॉमिक मासेस भी बोलते हैं आसानी के लिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट गिवन है तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये ऊपर साइड वाला जो है ना ये हमारे पास एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ये नीचे वाला ये हमारे पास जो है ना ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के केस में है इस तरीके से, हीलियम का जो केस है हीलियम में भी इस तरह है। जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट उस सब की जो वो है डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से है कि ऊपर एटॉमिक मास होगी, नीचे हमारे पास जो ऊपर एटॉमिक नंबर होगी, नीचे हमारे पास एटॉमिक मास होगी, और एटॉमिक मास ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको हम आसानी के लिए एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास हो गई, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को ज़रा यहाँ पे वो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड कौन सा एटम हमने लिया है, सिलेक्शन किसकी हुई है, कार्बन 12 एटम की हुई है, कार्बन 12 एटम की हुई है। और कार्बन 12 एटम की जो 12 पार्ट है 1/12 पार्ट जो है ना उसका वजन यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है, उसका वजन रखा है। और अगर हम दूसरे जिस एटम का वजन हमें मालूम नहीं है तो उसको कंपेयर करना चाहे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस अननोन एलिमेंट
अननोन का मतलब है कि इसका मास अननोन है, ठीक है, इस एलिमेंट का मास अननोन है। तो उसको देखिए, ऐसा होता नहीं कि ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना मैं इस तरह कह रहा हूँ। बैलेंस में एटम्स को और एटम के फिर बारहवें टुकड़े को डालना ये नामुमकिन है। जस्ट आसानी के लिए, समझने के लिए हम इस तरह वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम एक एटम को ले लें, हाइड्रोजन का एक एटम, तो ये एक एटम इसके कार्बन 12 के 12 पार्ट, कार्बन 12 एटम के 12 पार्ट के इक्वल होगा। मतलब ये है कि ये तराजू जो है ना वो बैलेंस होंगे, ये एक लेवल पे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो हाइड्रोजन का वो एटॉमिक मास रखते हैं, लिखते हैं वो 0.008 समथिंग लिखते हैं, ठीक है। अगर हम हीलियम का वो कर रहे हैं He की, तो He की अगर हम एक एटम डालें तो यहाँ पे जो है ना फिर हमारे पास कार्बन की वो लिखे वो करेंगे 12 पार्ट की एक हिस्सा अगर हमने रख दिया तो ये बैलेंस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, क्योंकि ये बारी है, ठीक है। अगर तीसरा हमने रख दिया तो भी ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये अनबैलेंस होगा, ये बैलेंस, ठीक है। अगर हम चार वो रखें, चार पार्ट्स रखें, तो फिर हमारे पास जो है ना ये इक्वल हो जाएगी। और इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 4.2 समथिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन को वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं इसको, आप लोग इसको नोट कर ले, मैं इसको साफ करता हूँ।